जय हिंद दोस्तों। अब आप सभी का दिन मंगलमय हो। जैसे कि मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चन जीके सीरीज़ करा रहा था, यूपी जेल वार्डन के लिए, यूपी फायरमैन के लिए, यूपी घुड़सवार के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ करा रहा हूँ हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम इसमें भाग 3 कर चुके थे, 45 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। आज हम करेंगे इसमें भाग 4 और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 46 से। सरदार सरोवर परियोजना से निम्नलिखित राज्यों में से किसको लाभ मिला है? सरदार सरोवर परियोजना से निम्नलिखित राज्यों में से किसको लाभ मिला है? विकल्प है गुजरात व महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान, उपयुक्त सभी राज्य को। तो उत्तर हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी राज्य को, उपयुक्त सभी राज्यों को। ठीक है दोस्तों, एक और परियोजना बता देता हूँ। भाखड़ नांगल परियोजना से किस किस को लाभ होता है? भाखड़ नांगल परियोजना को होता है लाभ पंजाब को होता है। भाखड़ नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश को होता है, हरियाणा को होता है और राजस्थान को होता है, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना को लाभ किस किस राज्य से को होता है? दामोदर घाटी से परियोजना से लाभ होता है झारखंड और पश्चिम बंगाल को। झारखंड और पश्चिम बंगाल को लिख लेना। तुंगभद्रा परियोजना से लाभ होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को। अगली परियोजना से माता टीला परियोजना है, उससे लाभ होता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? विकल्प है भारत और पाकिस्तान के बीच रेलकड़ी, भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी, ईरान और मध्य प्रदेश के बीच की रेलकड़ी, भारत और नेपाल के बीच की रेलकड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। ईरान और मध्य इंद्रधनुष्य क्रांति किससे संबंधित है? इंद्रधनुष्य क्रांति किससे संबंधित है? विकल्प है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध इन सभी से है। अगला प्रश्न। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गांधी जी ने, जे पटेल ने, महादेव देसाई ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में कुछ और एडिशनल चीज़ कर देता हूँ। बारदोली सत्याग्रह के दौरान गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? विकल्प है जैव कृषि, झूम खेती, अधिक उपज वाली किस्मों की खेती, कांच घरों में पौधे उगाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव कृषि। यह कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। झूम कृषि होते यह असम के क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। जो झूम कृषि होते हैं वो असम के क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। इसे
ये झूम खेती ऐसी होती है जैसे कोई जंगल है, जंगलों को साफ काट के इसे साफ कर दिया जाता है और समय समय पर वो उगाई जाती है फसल। जब ये ज़मीन बंजर हो जाती है तो इसको छोड़ के चले जाते हैं। आदिवासियों द्वारा इस खेती का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। झूम खेती, इसे असम में झूम बोलते हैं। अगर हम श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका में इसे चेन्ना बोलते हैं। श्रीलंका में झूम खेती को बोलते हैं चेन्ना बोलते हैं। वियतनाम में बोलते हैं, वियतनाम में रे बोलेंगे हम इस झूम खेती को। ब्राज़ील में बोलते हैं रोक्का। झूम खेती को ब्राज़ील में रोक्का बोलते हैं। जैव कृषि, इसे कार्बनिक खेती भी कहा जाता है। जैव कृषि को हम कार्बनिक खेती भी कह सकते हैं। इसमें रासायनिक तथा उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें रासायनिक तथा उर्वरक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे हम खेतों में कीटनाशक डालते हैं, कीड़ा लग जाता है उसे कीटनाशक डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं जैसे यूरिया डालते हैं, और उसका प्रयोग नहीं किया जाता जैव खेती में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? कोयले के निम्नलिखित प्रकार में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है? तो इसका विकल्प है बिटुमिनी कोयला, लिग्नाइट, पिट, एंथ्रासाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है दोस्तों, एंथ्रासाइट कोयले को इस कारण से उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। जो हमारा एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। ठीक है दोस्तों, बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा होती है 70 से 80। बिटुमिनस जो है बिटुमिन कोयला है उसमें 70 से 80% कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? विकल्प है जस्ता एवं गंधक, पोटेशियम एवं पारा, स्ट्रोंशियम एवं बोरियम, को इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रोंशियम एवं बोरियम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इंसुलिन नामक हार्मोन है। इंसुलिन नामक हार्मोन है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन क्या हो जाएगा? पेप्टाइड हो जाएगा इंसुलिन नामक हार्मोन, पेप्टाइड। ठीक है दोस्तों, इसमें इंसुलिन का स्राव मतलब कि इंसुलिन कहाँ से बहता है? यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। इसका जो ये बहता है हमारे अग्नाशय से बहता है। इस हार्मोन की कमी से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। मधुमेह प्लस इंसुलिन, मधुमेह मतलब कि डायबिटीज़, और ये इंसुलिन की खोज किसने की थी? वो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिक एवं बेस्ट ने। बेंटिक व बेस्ट। हरे पेन से मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा होगा, तो ये बेंटिक है। दोबारा लिख देता हूँ, बेंटिक एवं बेस्ट ने इस इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसमें होता है वृहद अस्थि में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। लसिका घाव भरने में भी मदद करती है। जो ये हमारी लसिका कोशिका होती है, जो हमें एक चोट लग जाती है, ये घाव भरने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाओं को लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। जो हमारी लसिका कोशिका है, जो इसमें कण पाए जाते हैं, इसे लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीन चावल की फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीन चावल की फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है? विकल्प है नील हरित शैवाल, राइजोबियम, माइकोराइजल कवक, एजोबैक्टर। तो इसका उत्तर हो जाएगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल चावल फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा टीवी चलाए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? विकल्प है प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न करते हैं, मानव गुर्दे में बना पथरी मुख्यतः बना होता है। विकल्प है कैल्शियम ऑक्सलेट का, सोडियम एसीटेट का, सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे। तो दोस्तों किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। कैल्शियम ऑक्सलेट का बना रहता है। ये जो मानव में जो पथरी बनते हैं, ये हम जो कम पानी पीते हैं उससे इसका कारण बताया जाता है कि जो हम कम पानी पीते हैं तो मनुष्य के गुर्दे में पथरी बन जाती है। अगला प्रश्न करते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, विकल्प है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में, ठीक है दोस्तों, 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है, 25 से 28 में क्या है, तो 25 से 28 में हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, तो अनुच्छेद 29 30 में हो जाएगा शिक्षा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा संस्कृति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 31 क्या है, तो अनुच्छेद 31 अभी डिलीट चल रहा है, उसमें कुछ नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं, भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, विकल्प है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। डी ऑप्शन है संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। 1951 में। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी। ठीक है दोस्तों, के.सी. नियोगी। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा
अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा, 280। 280 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति इसका चुनाव करता है, चुनता है मतलब। अगला प्रश्न करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। विकल्प है सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत किसी भाग संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। इसमें हम रोक टोक नहीं कर सकते, तो संसद इसमें कोई भी कानून बना सकते हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गई, भारत किसी के साथ करता है, तो उसमें हम कोई रोक टोक नहीं कर सकते। बिना किसी राज्य की सहमति से संसद ये पारित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।